हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विश्व भूगोल की, और विश्व भूगोल में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ताप कटिबंध, हीट जोन के बारे में। तो विश्व भूगोल में चाहे वो स्थानीय पवनें हों, ताप कटिबंध हों, जलवायु कटिबंध हों या मरुस्थल हों या जलधाराएँ हों, जल संधियाँ हों, यहाँ से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग बात करने वाले हैं ताप कटिबंध की। तो आइए ताप कटिबंध को हम अच्छे से समझते हैं। हमारा टॉपिक है ताप कटिबंधों का प्रादेशिक विवरण। ग्लोब पर कुल मिलाकर के कितने ताप कटिबंध पाए जाते हैं, एग्जाम में ये सीधा प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ग्लोब पर या कहें हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। इन 7 कटिबंधों के बारे में, ताप कटिबंधों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई पड़ रहा होगा जो मैंने यहाँ पर ग्लोब बनाया हुआ है, और अलग अलग ताप कटिबंध को मैंने जो है कलर के हिसाब से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम ताप कटिबंध को हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ताप कटिबंध क्यों निर्धारित किए जाते हैं? इससे हमें, इनके निर्धारण से हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर तापमान की क्या स्थिति है, वहाँ का तापमान कैसा है, और ये तापमान का निर्धारण कैसे होगा? सूर्य के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी चूँकि अपने धुरी पर भी घूमती है, 23.5 अंश झुकी भी हुई है, और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अर्थात अगर हम परिभ्रमण की बात करें और परिक्रमण की बात करें और पृथ्वी के 23.5 अंश अपनी धुरी पर झुके होने की बात करें, तो ये जो 3 मुख्य कारक हैं, इनके आधार पर जो है अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग धरातल पर अलग अलग तापमान पाया जाता है। और तापमान जो है वो काफ़ी हद तक उस स्थल की, उस जगह की जलवायु को जो है निर्धारित करता है। इसलिए हमें ताप कटिबंध पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, हम यहाँ पर अक्षांशों के आधार पर ताप कटिबंधों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस करिएगा कि ये जो रेड कलर के 4 जो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप मेन वाली बीच वाली लाइन देखिएगा तो ये होती है विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो 0 अंश अक्षांश रेखा को ही हम विषुवत रेखा बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 से 5 अंश अगर हम उत्तर की तरफ जाएं और 0 अंश से हम 5 अंश दक्षिण की तरफ जाएं, तो इन दोनों के बीच के ताप कटिबंध को नाम क्या दिया गया है? विषुवत रेखीय ताप कटिबंध। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि ताप कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांशों तक पाया जाता है? कौन सा ताप कटिबंध? विषुवत रेखीय ताप कटिबंध। तो विषुवत रेखीय ताप कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 0 से 5 अंश अक्षांश तक पाया जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद विषुवत रेखीय ताप कटिबंध के बाद जब हम ऊपर जाएंगे या नीचे की तरफ देखें तो 5 से 12 अंश अक्षांश उत्तरी और 5 अंश से 12 अक्षांश दक्षिणी के बीच ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उत्तर में ये और दक्षिण में ये, इसको हम बोलते हैं अंतरा उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरा उष्ण कटिबंध। किस अक्षांश से? 5 अंश अक्षांश से 12 अंश अक्षांश, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की बात करें या हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। ठीक है, अब हम जब 12 से 25 की तरफ जाएंगे, 5 से 12 तो हो गया अंतरा उष्ण कटिबंधी। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर हम 12 से 25 के बीच में जाएंगे तो ये वाला जो ताप कटिबंध है उसे हम उष्ण कटिबंध बोलेंगे। ठीक है, 25 से 45 के बीच में उपोष्ण कटिबंध होता है। 45 से 66.5 अंश के बीच में जो है शीतोष्ण कटिबंध होता है। इसके बाद 66.5 से यहाँ देखेंगे 90 के बीच में जो है वो आपका टुंड्रा है, और 90 के ऊपर जो है वो पूरा ध्रुवीय होता है। अर्थात 90 अंश जो अक्षांश है वो ध्रुवीय प्रदेश कहलाता है, चाहे वो उत्तर में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो। उत्तरी गोलार्ध वाला ध्रुवीय जो है 90 अंश उत्तरी ध्रुवीय होता है अक्षांश, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 90 अंश दक्षिणी ध्रुवीय जो है कटिबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि टोटल कटिबंध कितने हो गए। अब यहाँ से अगर गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7
विषुवत रेखा तक कितने हो गए 7, तो इन्हीं 7 का नाम ऊपर भी है और इन्हीं 7 का नाम नीचे भी है। तो कुल मिलाकर के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी हो गई 7। अब अलग अलग ताप कटिबंध की क्या विशेषताएं हैं उसको हम समझते हैं, तो उसको हम समझेंगे यहाँ पर लिखे फैक्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश इक्वेटोरियल लीनियर रीजन की। तो जो विषुवत रेखीय प्रदेश, और ये विषुवत रेखीय प्रदेश मैंने बताया ना 0 अंश अक्षांश से 5 अंश अक्षांश उत्तर या दक्षिण में, ये वाला जो भाग है ये विषुवत रेखीय प्रदेश कहलाता है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। ठीक है, वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत यहाँ पर चमकती हैं या पड़ती हैं, जिससे क्या होगा, जिससे वर्ष भर ऊंचा तापमान बना रहता है और जिससे वार्षिक तापांतर जो है वो न्यूनतम रहता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि तापांतर क्या होता है। तापांतर का मतलब होता है ठंडी और गर्मी अलग अलग डिवाइड रूप में दिखना। तो यहाँ क्या है, यहाँ 12 महीने एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रदेश में या किस ताप कटिबंध में जो है वार्षिक तापांतर न्यून होता है, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस ताप कटिबंध में मौसम समान रहता है या तापमान समान रहता है। मौसम नहीं बल्कि हम तापमान कहेंगे, जहां पर तापमान 12 महीने एक जैसा, लगभग एक जैसा रहता है, वो जो ताप कटिबंध है उसे हम विषुवत रेखीय प्रदेश कहेंगे। तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम का मतलब ये है कि यहाँ एक जैसा ही तापमान बना रहता है, अर्थात सर्दी और गर्मी का अलग अलग यहाँ पर एहसास हम नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर, विषुवत रेखीय प्रदेश पर। अगला पॉइंट जो है कि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति में यहाँ साल में 2 बार उच्चतम एवं 2 बार न्यूनतम तापमान पाया जाता है। ये स्थिति है साल में 2 बार। कब 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 होगा, जब सूर्य जो है उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा। जब उत्तरायण होता है तो अब हम क्या कहते हैं, सूर्य जो है वो अब 23.5 अंश जो है जो अक्षांश रेखा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। जब कर्क रेखा की तरफ चलता है या कर्क रेखा पर चमकता है तो आप याद रखिए कि ताप कटिबंध भी स्थानांतरित हो सकते हैं या हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सूर्य अगर सीधा यहाँ पर विषुवत रेखा पर चमक रहा है, लेकिन अब क्या होगा, सूर्य पृथ्वी चूंकि परिक्रमण कर रही है, ठीक है, 23.5 अंश झुकी भी हुई है। और यही एक वजह है कि 2 प्रकार की यहाँ पर अक्षांश रेखा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 2 बार जो है सूर्य लंबवत चमकता है विषुवत रेखा के अतिरिक्त। एक है आपकी कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और एक है मकर रेखा जिसे हम 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर चमकेगा, लंबवत किरणें पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। उसी प्रकार जब सूर्य दक्षिणायन होता है और मकर रेखा पर चमकता है लंबवत, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध का जो है उस रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। तो ये स्थिति 2 बार होगी। कब, एक तो जब अब यहाँ क्या होगा, जब सूर्य उत्तरायण चमक रहा होगा तो दक्षिण में क्या होगा, अर्थात मकर रेखा पे क्या होगा कि यहाँ पर तापमान एकदम न्यून हो जाएगा, या हम ये कहें कि विषुवत रेखा पर तापमान न्यून हो जाएगा, क्योंकि हीट जोन है या हम कहें कि तापमान का स्थानांतरण हो जाता है। जो सूर्य सीधा विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा था वो 23.5 अंश अक्षांश पर चमकेगा, तो क्या होगा, तापमान अब वहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। उसी प्रकार जब दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो ऐसे में क्या होगा, विषुवत रेखा पर तापमान में कमी आएगी। तो ये क्या होता है, साल में 2 बार ऐसी स्थिति आती है कि 2 बार तापमान अधिक होगा और 2 बार तापमान कम होगा। और ये 2 बार तापमान अधिक कैसे होगा, जैसे एक बार अगर कर्क रेखा पर चमका तो तापमान कम हुआ, ठीक है, और कर्क रेखा पर तापमान अधिक हो जाएगा। इसके बाद जब ये नीचे दक्षिणी अक्षांश में जब मकर रेखा पर चमकेगा तो तापमान कम होगा, 2 बार तापमान कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 बार उच्चतम होता है और 2 बार न्यूनतम तापमान पाया जाता है। किस रीजन में, विषुवत रेखीय प्रदेश में। अगला जो है जिसे हम अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश या इंटरट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंट्राट्रॉपिकल रीजन या अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस अक्षांश से लेकर के किस अक्षांश तक पाया जाता है। तो यहाँ अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है या प्रदेश जो है वो 5 अंश अक्षांश से लेकर के 12 अंश अक्षांश के मध्य, अर्थात ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये वाला रीजन जो है वो आपका अंतरा उष्णकटिबंधीय कहलाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से
यहाँ तक का, ठीक। और वैसे ही दक्षिण में भी वही स्थिति होगी। कहाँ से कहाँ तक होगा? अंतरा उष्णकटिबंधीय, ये 5 है और ये 12 है, 5 और 12 के बीच में अंतरा उष्णकटिबंधीय जो है ताप कटिबंध पाया जाता है। तो अब इसके बारे में इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहाँ तापमान तो उच्च रहता है परंतु ग्रीष्म व शीत ऋतुओं के मध्य अंतर पाया जाता है। अब यहाँ क्या है कि अब जैसे यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ 5 और 12 के बीच में क्या होगा कि यहाँ पर अंतरा उष्णकटिबंध क्षेत्र होगा। यहाँ शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के मध्य, चाहे वो दक्षिण में हो चाहे उत्तर में हो, और इसका रीज़न वही है कि एक बार जब सूर्य दक्षिणायन होगा और एक बार जब उत्तरायण होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ सर्दियाँ और गर्मी की ऋतु हैं जो वो आ जाती हैं, ठीक है। सर्दी और गर्मी की ऋतुएँ आती हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे अगर भारत की बात करें और भारत में खासकर उत्तरी क्षेत्र की बात करें, हम प्रायद्वीपीय भाग की बात नहीं करेंगे, हम तटीय क्षेत्रों की बात नहीं करेंगे, बल्कि जब हम उत्तरी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है और यहाँ पर सर्दी भी अधिक पड़ती है, ठीक है। तो वही जो प्रकार है यहाँ पर हम देखने को पाते हैं, उसी तरीके की ऋतुएं, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर हम पाते हैं। कहाँ पर? अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, जिसे हम इंटरट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के मध्य अंतर का मतलब यह है कि शीत ऋतु में शीत अधिक होगी और ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म अर्थात गर्मी अधिक पड़ेगी, अर्थात अलग अलग ऋतुएं यहाँ पर दिखाई देंगी, जबकि विषुवत-रेखीय प्रदेश में ऐसा नहीं था। तो ये केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ वही पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तमाम फालतू की बातें यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। तो आपको अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ से किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि यहाँ तापमान तो उच्च रहता है परंतु ग्रीष्म व शीत ऋतुओं के मध्य अंतर होता है। अगला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश अर्थात ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन किस से अक्षांश से किस अक्षांश तक है? तो हमने देखा अंतरा उष्णकटिबंधीय जो है 5 से 12 नीचे भी, 5 से 12 ऊपर भी। अब यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो 12 अंश अक्षांश से 25 अंश अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच में ये पाया जाता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, अर्थात ये वाला यहाँ पर और ये वाली हरी पट्टी, ठीक है। पहली वाली जो हरी पट्टी है ऊपर भी और पहली वाली जो हरी पट्टी है नीचे भी, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। यहाँ की विशेषताएं क्या है कि यहाँ निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर तापमान घटता जाता है। यहाँ की स्थिति ये है कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, ठीक है, और उच्च अक्षांशों का मतलब क्या है कि जब विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या विषुवत रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, तो हम बोलेंगे कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, क्योंकि यहाँ तो 0 अक्षांश है, यहाँ से अक्षांश बढ़ते हैं, चाहे ऊपर की तरफ जाएं चाहे नीचे की तरफ जाएं। तो यहाँ क्या होता है, तापमान जो है वो घटता जाता है। दूसरी विशेषता यहाँ पर क्या है कि गर्मियों में दिन की अवधि 14 घंटे तथा सर्दियों में रात की अवधि भी 14 घंटे होती है। अर्थात गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है और सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ेगी, क्योंकि जब 14 घंटे दिन होगा, अर्थात होते तो पूरे 24 घंटे ही हैं, ठीक है। 24 घंटे में 14 घंटे जब दिन होगा तो ऐसे में तापमान जो है सूर्य तब पृथ्वी को अधिक समय तक मिलेगा। जब अधिक समय तक मिलेगा तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। लेकिन वही चीज़ जब 14 घंटे की रात हो जाएगी, तो 14 घंटे की रात होगी जब, तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा और भयंकर जो है वो सर्दी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश में देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में भयंकर सर्दी और गर्मियों के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ती है। अर्थात गर्मियों में दिन की अवधि 14 घंटे तथा सर्दियों में रात की अवधि 14 घंटे होती है। ये विशेषता किसकी है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश की। अगली विशेषता है, यहाँ साल में एक बार न्यूनतम तथा एक बार अधिकतम तापमान पाया जाता है। मैंने वही बताया ना, गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी, जैसे हमारे भारत का जो मानसून है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का है। यहाँ जून के करीब जो है बहुत भयंकर गर्मी, टेम्परेचर जो है अब देखा जाए तो 47-48 के करीब पहुँच जाता है। और वही जब हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो कभी कभी जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इतना लो चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ठीक है। अगला जो है ताप कटिबंध वो है उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन
कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ये सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर ग्लोब पर देखेंगे तो उपोष्ण कटिबंध क्या है, किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है। ये जो दूसरी हरी पट्टी है, दूसरी जो ग्रीन पट्टी है ऊपर भी और दूसरी जो ग्रीन पट्टी है नीचे, अर्थात 25 अंश अक्षांश से 45 अंश अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। 25 से 45 यहाँ, 25 से 45 यहाँ, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, तो इसे हम उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं। सूर्य की किरणों के अपेक्षाकृत अधिक तिरछेपन के कारण सर्दियों में तापमान अधिक कम हो जाता है और कभी कभी तो तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है? गोलाभ है, जियोइड प्रकार की है, ठीक है। तो ऐसे में सूर्य का प्रकाश जो है वो, चूंकि गोल चीज में अगर आप टार्च से कोई चीज प्रकाश डालेंगे तो देखिएगा कि जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो वहां पर तापमान जो है वो वहां पर जो किरणें हैं सूर्य की वो तिरछी पड़ेंगी तो तापमान अपने आप कम हो जाएगा। तो वही स्थिति है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान अधिक नहीं हो पाता, अर्थात सूर्याताप अधिक नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से तापमान कम होता है और कभी कभी तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। हिमांक का मतलब है कि जितने टेम्परेचर पे बर्फ बन जाती है, तो जितने टेम्परेचर पे बर्फ जम जाती है उससे भी कम टेम्परेचर जो है, माइनस में जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। कहाँ पर? जब हम बात करेंगे उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की, सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको समझना, इस टॉपिक को समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप घास पढ़ेंगे, घास के मैदान पढ़ेंगे, जब आप जलधाराएं पढ़ेंगे, जब आप पवनें पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन जब आप मरुस्थल पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो ताप कटिबंध है ये अगर आपने समझा हुआ है तो वो चीज़ें फिर अच्छे से समझ में आ जाती हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो ये हो गया उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब पांचवा जो ताप कटिबंध है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसे हम टेम्परेट जोन रीजन कहते हैं। अब ये शीतोष्ण कहाँ पर है? जब हम 45 अंश से 66.5 अंश अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की बात करते हैं, अर्थात पहली जो ब्लू पट्टी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 45 अंश से 66.5 अंश अक्षांश के मध्य में उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो हैं वो पाए जाते हैं। यह रीजन, शीतोष्ण की बात करें, दिन की अवधि लंबी होने के बावजूद सूर्य की किरणों के अधिक तिरछेपन के कारण तापमान कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है कि दिन की अवधि लंबी भले हो, लेकिन जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो ऐसे में सूर्याताप कम मात्रा में मिलेगा, इसलिए यहाँ तापमान कम पाया जाएगा। और ऐसे में होगा क्या कि शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के मध्य अंतर जो है वो यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलेगा और सर्दियों में हिमांक से नीचे तापमान चला जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के मध्य अंतर शीतोष्ण कटिबंध में भी देखने को मिलता है और अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी हम यहाँ पर ऋतुओं के मध्य अंतर देखने को पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब हम बात करते हैं टुंड्रा प्रदेशों की, टुंड्रा रीजन की, ठीक है। टुंड्रा रीजन कहाँ पर है? जब हम यहाँ से बात करते हैं 66.5 अंश से 90 अंश अक्षांश के बीच का जो स्थल है उसे हम टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। टुंड्रा प्रदेश की विशेषताएं क्या हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें और अधिक तिरछे पड़ने लगती हैं। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो सूर्य की किरणें और ज़्यादा अधिक तिरछी पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अधिक तिरछी पड़ेंगी उतना ही सूर्याताप की मात्रा उस स्थल या धरातल पर नहीं पहुंचेगी या नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे स्थिति में वहां पर तापमान कम होगा, ठीक है, वहां तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं और यही वजह है कि सूर्याताप कम मिल पाता है, जिसकी वजह से बहुत ही यहाँ पर ठंडी पड़ती, बर्फ जमा रहती है टुंड्रा प्रदेशों में। और इसी तापमान के आधार पर ही तो वहाँ की वनस्पतियाँ भी होती हैं, ठीक है। वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ की जीव जंतु भी तापमान के आधार पर ही वहाँ पर विकसित होते हैं या पैदा होते हैं। अगला जो है रीजन ध्रुवीय प्रदेश, जिसे हम पोलर रीजन कहेंगे। और ये पोलर रीजन जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम ध्रुवीय कटिबंध बोलते हैं। और ध्रुवीय कटिबंध तो और ज़्यादा, यहाँ तो सूर्य की किरणें बिल्कुल कभी कभी पहुँच ही नहीं पाती हैं, एकदम नहीं पहुँचती हैं, जिसकी वजह से ये स्थल जो है पूरी तरीके से जो है हमेशा 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। जैसे आप आर्कटिक प्रदेश की बात करें, जैसे आप अंटार्कटिका की बात करें, चूँकि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम पहुँचती ही नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर जो है वो हिमांक से बहुत अधिक नीचे चला जाता है और हमेशा बर्फ़ यहाँ पर
जमा रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी विशेषताओं की बात करें तो अधिकांश भाग में सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं आ पाती हैं। कहाँ पर? जब हम ध्रुवीय कटिबंधों की बात करते हैं, और जिसके कारण दोनों भागों में वर्ष भर हिमाच्छादन पाया जाता है, अर्थात कि वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। सूर्य कभी क्षितिज पर प्रकट नहीं होता। क्षितिज पर प्रकट नहीं होता मतलब सूर्य की किरणें कभी उस धरातल पर पहुंचती ही नहीं है। कहाँ पर? ध्रुवीय कटिबंधों पर। और सूर्यातप के अभाव के कारण दैनिक तापांतर नगण्य हो जाता है। दैनिक तापांतर नगण्य का मतलब क्या है कि जैसे विषुवत रेखा में समान तापमान रहता है, ठीक है, 24 घंटे में एक जैसा तापमान रहता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। लेकिन जब हम ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें तो यहाँ हमेशा बर्फ ही जमा रहती है और हमेशा एक ही जैसा तापमान, यानी ठंडी जैसा माहौल हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो एक जैसा यहाँ वार्षिक तापांतर जो है एकदम नहीं पाया जाता, तापमान एक जैसा यहाँ पर रहता है, किसी प्रकार की कोई ऋतु भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखिए ऋतुओं का रीजन क्या है? ऋतु तभी होगी जब तापांतर होगा। तापांतर मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग या एक ही जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो उसे वार्षिक तापांतर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 6 माह की रात तथा 6 माह का दिन पाया जाता है। कहाँ पर? जब हम ध्रुवीय कटिबंधों की बात करेंगे। ठीक है, जब हम ध्रुवीय कटिबंधों की बात करेंगे, और ये इसका रीज़न क्या है कि 6 माह का रात दिन और 6 माह की रात पाई जाती है। इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है और प्लस साथ साथ में 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश झुकी होने की वजह से 6.5 माह जो है एक ही हिस्सा, जैसे अगर इसको हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दें, इस तरीके से 23.5 अंश झुका दे पृथ्वी को, और फिर सूर्य की किरणें हम देखें तो पृथ्वी जो है 6 महीने एक तरफ जो है, एक ध्रुव में 6 महीने रात रहेगी और 6 महीने दिन, और वही हाल जो है दूसरे ध्रुव पे भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मुख्य रीजन क्या है? पृथ्वी का परिक्रमा अर्थात सूर्य की परिक्रमा तथा पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकाव। ठीक है, इसको और विधिवत समझने के लिए फिर मैं कोई वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर आपको अच्छे से मैं बताऊँगा किस तरीके से 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। हालांकि यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी ताप कटिबंधों के बारे में जो आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछी जाती हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।